हाँ तो प्यारे छात्रों, अब जो हम वीडियो बना करके आपको भेज रहे थे, हमने उसमें आपको पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि लोक प्रशासन का अर्थ एवं परिभाषाएं। तो अब हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जो बताएंगे वो लोक प्रशासन का क्षेत्र बताएंगे कि भाई लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है। तो देखो, हमने उस वीडियो के माध्यम से बताया कि लोक प्रशासन का जो लोक प्रशासन है, तो आपने बताया कि जो प्रशासन जो शब्द है वो सर शास धातु से बना और प्रशासन का अर्थ होता है शासन करना, अर्थात निर्देश देना, आज्ञा देना, आदेश देना। इसी तरीके से परंतु वर्तमान में जो प्रशासन का जो संबंध है, शासन का जो संबंध है, सरकार से लगाया जाता है। किससे लगाया जाता है? सरकार से। तो इसी तरीके से वर्तमान में जो सरकार है, जो प्रशासन है, वो क्या काम करता है? आज्ञा देता है, निर्देश देता है। इसी तरीके से हमने बताया था कि अंग्रेजी भाषा में एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं प्रशासन को। क्या कहते हैं? लोक प्रशासन को एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। जो एड शब्द से मिलकर के और मिरर शब्द से बना, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है लोक प्रशासन। जिसका अर्थ क्या होता है? लोक प्रशासन। और लोक प्रशासन जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, लोक प्लस प्रशासन। अब लोक का जो संबंध होता है वो सार्वजनिक रूप से होता है। लोक से जो संबंध होता है वो कैसे होता है? सार्वजनिक शब्द से होता है, यानी सरकार के कार्य को करना या लोगों के हित में कार्य करना क्या कहलाता है? लोक कहलाता है, लोक प्रशासन। फिर हमने बताया था कि लोक प्रशासन का जो अर्थ है वो दो दृष्टिकोण से निकाला जाता है। एक होता है व्यापक दृष्टिकोण और एक होता है संकुचित दृष्टिकोण। व्यापक जो दृष्टिकोण है उसमें विद्वानों के अनुसार ये बताया गया है कि जो लोक प्रशासन का काम है वो संपूर्ण क्षेत्रों में होता है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के क्षेत्र में। तीनों क्षेत्रों में जो मिलकर के कार्य करता है वो लोक प्रशासन होता है और उसका काम होता है लोक नीति को लागू करना। अर्थात इसी तरह का दृष्टिकोण होता है जो व्यापक दृष्टिकोण होता है। फिर इसी तरह होता है संपूर्ण क्षेत्र। संपूर्ण क्षेत्र में विद्वानों ने बताया है कि जो लोक प्रशासन का जो कार्य होता है वो सिर्फ कार्यपालिका से संबंधित कार्यों को ही संपादित करना, अर्थात कार्यपालिका के जो लोक नीति होती है उनको ही क्या करना? क्रियान्वित करना। इसी तरीके से लोक प्रशासन का कार्य होता है। तो लोक प्रशासन का अर्थ हो गया। फिर लोक प्रशासन हमने आपको परिभाषाएं बताई थी, 3 परिभाषा बताई थी। अब हम बताएंगे लोक प्रशासन का क्षेत्र कि लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है। तो देखो, वर्तमान का जो युग है वो आधुनिक युग है। वर्तमान का जो युग है वो कैसे युग है? आधुनिक युग है। और इस आधुनिक युग में समय के हिसाब से परिवर्तन होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? परिवर्तन होते रहते हैं, गतिशील होते हैं। इसीलिए लोक प्रशासन का जो क्षेत्र वो निश्चित नहीं है। निश्चित करना क्या नहीं है? कठिन नहीं है। फिर भी लोक प्रशासन के अध्ययन के बारे में विचारकों ने जो बताया है वो बहुत मतभेद है। फिर भी इस बात को लेकर के लोक प्रशासन को का जो शासकीय कार्य का केवल प्रबंधकारी अंश है और सरकार के समस्त अंगों का समग्र अध्ययन है। इसीलिए विभिन्न विद्वानों ने जो बताया है, जो नीति निर्माणों में प्रभावी बताया है, वो लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है उसको 4 दृष्टिकोणों में विभाजित किया गया है। कितने दृष्टिकोण में माना गया है? 4 दृष्टिकोणों में माना गया है। लोक प्रशासन में जो क्षेत्र है उसके विद्वानों के अनुसार कितने दृष्टिकोण है? 4 दृष्टिकोण। अब 4 दृष्टिकोणों के अनुसार जो एक जो पहले दृष्टिकोण बताया है वो बताया व्यापक दृष्टिकोण। जो बताया है व्यापक दृष्टिकोण। और व्यापक दृष्टिकोण में विद्वानों में भी जो है एलबी विद्वानों में जो समर्थक है व्यापक दृष्टिकोण वो एलडी वाइट, एक तो एलडी वाइट विचारक है, मार्क्स है, बिलोवी है, निग्रो है, साइमन है। ये विद्वान लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण के क्या है? समर्थक। एलडी वाइट, बिलोवी, मार्क्स और साइमन ये वो विद्वान है जो लोक प्रशासन के व्यापक दृष्टिकोण के क्या है? समर्थक है। उन्होंने ये कहा है कि जो लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है, जो दृष्टिकोण है, जो क्षेत्र है वो क्या है? व्यापक है, वो बहुत विस्तृत है। विस्तृत का मतलब होता है कि इसमें उनके अनुसार लोक प्रशासन सरकार के तीनों, इन विद्वानों के अनुसार कि सरकार के जो तीनों अंग हैं
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका से संबंधित है। यानी सरकार के जो तीनों अंग उनसे संबंधित है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के क्षेत्र से संबंधित है। इसीलिए उन विद्वानों का है कि जो लोक प्रशासन का जो दृष्टिकोण है वो कैसा है, व्यापक दृष्टिकोण। इसी दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन सरकार के तीनों अंग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका से संबंधित है। इसी दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन क्षेत्र में वे सारे क्रियाकलाप शामिल किए जाते हैं जिनका प्रयोजन लोक नीति को पूरा करना होता है। यानी कहने का मतलब है कि इसमें वो कार्य दृष्टिकोण, लोक व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत के अनुसार है कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में वो क्रियाकलाप जितने भी जो कार्य होते हैं किससे संबंधित, लोक प्रशासन से संबंधित, उन सबको क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है जिनका प्रयोजन लोक नीति को पूरा करना होता है। जिनका प्रयोजन क्या होता है, लोक नीति को पूरा करना होता है। अब जैसे लिखिए कि एल.डी. वाइट क्या कहता है, प्रोफेसर एल.डी. वाइट कहते हैं लोक प्रशासन की व्यापक दृष्टि। एल.डी. वाइट कहता है कि लोक प्रशासन के व्यापक दृष्टिकोण से नीति को पूरा करना या क्रियान्वित करना होता नहीं। लोक प्रशासन के व्यापक दृष्टिकोण से परिभाषित करते हुए लोक प्रशासन वे सभी कार्य आते हैं। एल.डी. वाइट के अनुसार एल.डी. वाइट कहता है कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आते हैं जिनका जो उद्देश्य होता है सार्वजनिक नीति को पूरा करना अथवा लागू करना होता है। एल.डी. वाइट दृष्टिकोण, व्यापक दृष्टिकोण के तहत कहता है कि लोक प्रशासन को वे सारे कार्य करने होते हैं जो लोक प्रशासन वे सभी कार्य हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीति को पूरा करना अथवा लागू करना होता है। इसी तरीके से ये जो दृष्टिकोण बन जाता है वो बन जाता है व्यापक दृष्टिकोण। कौन सा बन जाता है, व्यापक। यानी व्यापक दृष्टिकोण के अंदर सरकार के तीनों अंश, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के तीनों क्षेत्रों में काम आता है। वो तीनों के लोक नीति से संबंधित कार्यों को पूरा करना होता है। जैसे बता रहा हूं, एल.डी. वाइट प्रोफेसर कहता है कि लोक प्रशासन में वो सारे आपके कार्य आते हैं जो सार्वजनिक होते हैं, सार्वजनिक कार्य होते हैं, उन नीति को या उद्देश्य को पूरा करना होता है। इसीलिए लोक प्रशासन का जो दृष्टिकोण होता है वो कौन सा दृष्टिकोण होता है, व्यापक दृष्टिकोण। इसके समर्थकों के अनुसार जो लोक प्रशासन का क्षेत्र है या जो दृष्टिकोण है वो कैसा भी है, व्यापक दृष्टिकोण है। चाहे वो व्यवस्थापिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका से, यानी जो सार्वजनिक नीतियों से होते हैं, संबंधित होते हैं या सार्वजनिक नीति से संबंधित होते हैं, उन उद्देश्यों को या उन कार्यों को पूरा करना होता है। इस तरीके से लोक प्रशासन का जो दृष्टिकोण होता है कैसे होता है, व्यापक दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण का मतलब होता है बड़ा क्षेत्र होता है लोक प्रशासन। अब दूसरा जो आता है वो आता है संकुचित दृष्टिकोण। दूसरा कौन सा आता है, संकुचित दृष्टिकोण। और संकुचित दृष्टिकोण के अंदर जो विद्वान है, संकुचित दृष्टिकोण के विद्वान जैसे साइमन लूथर बुलिक ने लोक प्रशासन के क्षेत्रीय संबंध में संकुचित दृष्टिकोण को अपनाया। साइमन और लूथर बुलिक सबसे बड़ा जो इसका जो सबसे बड़ा जो समर्थक वो कौन है, लूथर बुलिक है। किसका, संकुचित दृष्टिकोण। संकुचित दृष्टिकोण में जो सबसे बड़ा समर्थक है वो साइमन और लूथर बुलिक है। और वो क्या कहते हैं, देखिए कि उन लोक प्रशासन का संबंध शासन की केवल कार्यपालिका से है। यानी क्या कहता है कि लोक प्रशासन का जो संबंध है वो शासन की केवल कार्यपालिका शाखा से है। फिर साइमन क्या कहते हैं, साइमन ने कहा कि लोक प्रशासन में उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य अथवा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिकाओं शाखाओं द्वारा संपादित किया जाता है। इसलिए संक्षेप में कह सकते हैं कि लोक प्रशासन में कार्यपालिका के संगठन, उसकी कार्यप्रणाली एवं कार्य पद्धति का अध्ययन किया जाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि साइमन और लूथर बुलिक संकुचित दृष्टिकोण के समर्थक हैं और वो इस बात को कहते हैं कि जो लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है, जो दृष्टिकोण है, वो संकुचित है नहीं कि व्यापक। वो क्या कहते हैं कि जो इसका जो कार्य है वो सिर्फ और सिर्फ कार्यपालिका
कार्यपालिका से संबंधित है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो स्थानीय सरकार हो, उनकी शाखाओं से संबंधित कार्यों को संपादित करना होता है, नहीं कि अन्य किसी भी क्षेत्र में कार्य करना होता है। इसीलिए लोक प्रशासन का जो संबंध है, वो लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है वो कैसा क्षेत्र है? संकुचित क्षेत्र, संकुचित दृष्टिकोण, नहीं कि व्यापक दृष्टिकोण। और इसका कहने उनका कुल मिलाकर के यह लोक प्रशासन कार्यपालिका के संगठन, उसकी कार्यप्रणाली और कार्य पद्धति का अध्ययन किया जाना चाहिए। यानी कार्यपालिका के संगठन और उसकी कार्य पद्धति, कार्य प्रणाली एवं कार्य पद्धति का क्या किया जाना चाहिए? अध्ययन किया जाना चाहिए। जो लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है वो व्यवस्थापिका और न्यायपालिका से संबंधित नहीं होता है। इसका जो संबंध होता है वो तो सिर्फ और सिर्फ किससे होता है? कार्यपालिका से संबंधित होता है। और चाहे वो कार्यपालिका केंद्र सरकार की हो, चाहे वो राज्य सरकार की हो, और चाहे वो स्थानीय शाखा से जुड़ा हुआ हो, और इन्हीं क्षेत्र से संबंधित कार्य किया जाता है। इसीलिए इसको संकुचित दृष्टिकोण का क्षेत्र माना गया है। तो इसके जो सबसे बड़े समर्थक बताए गए लूथर गुलिक और साइमन। अब इसी तरीके से एक तीसरा क्षेत्र और बताया गया है, और वो तीसरा जो क्षेत्र है वो है पोस्ट कोड। वो कौन सा है? पोस्ट कोड। और पोस्ट कोड लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के संबंध में लूथर गुलिक ने जिस मत का प्रतिपादन किया है, लूथर गुलिक ने जिस मत का प्रतिपादन किया है उसे पोस्ट कोड कहा जाता है। लूथर गुलिक ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है उसे क्या कहा जाता है? पोस्ट कोड। मुझे पोस्ट कोड है वो 7 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। लूथर गुलिक ने पहले पूर्वी हेनरी हेवल जैसे विद्वानों ने पोस्ट कोड को अपनाया था, परंतु इन विचारों को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय सिर्फ किसको दिया जाता है? लूथर गुलिक को दिया जाता है। इसको दिया जाता है लूथर गुलिक। और पोस्ट कोड में शब्द अंग्रेजी के 7 शब्दों के प्रथम अक्षरों, अंग्रेजी के 7 शब्दों के प्रथम अक्षरों को मिलाकर गया है। अंग्रेजी के कितने शब्द हैं? 7, और 7 शब्दों के प्रथम अक्षर को बना करके और क्या बना है? पोस्ट कोड। जैसे देखिए पी को प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्शन, सी ओ से कोऑर्डिनेशन, और डी से रिपोर्टिंग, और डी से बजटिंग। इसी तरीके से अंग्रेजी के जो 7 शब्द थे उनके प्रथम अक्षर को बुला करके और ये पोस्ट कोड शब्द बनाया गया है। और इन 7 शब्दों का जो अर्थ होता है वो इस तरीके से दिया गया है। और इन 7 शब्दों का जो प्रथम अक्षर है इसका पी का मतलब होता है प्लानिंग। पी का मतलब क्या होता है? प्लानिंग। और प्लानिंग को कहा जाता है योजना बनाना। वो प्लानिंग और प्लानिंग का मतलब है योजना बनाना। और योजना बनाने से संबंधित होता है कि किसी भी कार्य को, यानी नियोजन, किसी भी कार्य की रूपरेखा तैयार करना और निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रीतियों का निर्धारण करना होता है। भाई जैसे किसी भी काम को करते हैं तो सबसे पहले उसको क्या करते हैं? योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हैं, और उसकी नीतियों को, उसकी रीतियों को, उसके ध्येयों को वो रूपरेखा तैयार करते हैं, और निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नीतियों को या तरीके को निर्धारित किया जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं पीपल प्लानिंग। यानी प्लानिंग होता है किसी भी योजना, किसी भी कार्य की रूपरेखा तैयार करना, किसी भी कार्य को क्या करना? रूपरेखा तैयार करना। और इस तरीके से बन जाता है पीपल प्लानिंग, यानी योजना बनाना। ऑर्गेनाइजिंग, उसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग, और ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है संगठन बनाना। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? संगठन बनाना। यानी इसका उद्देश्य प्रशासनिक ढांचे को इस प्रकार संगठित करना। इस प्रकार का मतलब है कि प्रशासनिक ढांचे को इस तरीके से संगठित करना है कि ताकि प्रशासकीय कार्यों का विभाजन, उचित ढंग से किया सके। उचित कार्यों का क्या उचित ढंग से विभाजन किया सके, और विभाग में क्या किया जा सके? समन्वय किया जा सके।
और विभाग में क्या किया जा सके, समन्वय तालमेल किया जा सके। यानी प्लानिंग हो गया ऑर्गेनाइज संगठन बनाना, यानी प्रशासन को इस तरीके से संगठित करना, इस तरीके से ढांचा बनाना प्रशासन का, जिससे किसी भी कार्य में करने में किसी तरह की क्या नहीं है, अड़चन नहीं है। और उस कार्य को विभिन्न विभागों में यानी विभिन्न खंडों में क्या कर दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है, ताकि आपस में उन खंडों में यानी उन विभागों में क्या बना रहे, तालमेल बना रहे। इसी तरीके से एक ढांचा तैयार करना, अर्थात एक संगठन बना के तैयार करना, जिससे उस कार्य को रूपरेखा तैयार की गई है उसको पूर्ण रूप से अपन कर सके। तीसरा होता है एसओ स्टाफिंग। एसओ स्टाफिंग मतलब कर्मचारियों की व्यवस्था करना, कर्मचारियों की क्या करना, व्यवस्था करना। अब देखो कोई भी कार्य करेंगे उसकी रूपरेखा करेंगे, रूपरेखा तैयार करेंगे अपन। जब रूपरेखा तैयार करने के बाद फिर एक संगठन बनाना, ऑर्गेनाइजेशन बनाना, और अब इसमें क्या करेंगे, इस संगठन के तहत कार्य को करने के लिए जो रूपरेखा जो हमने तैयार की है उसके लिए कर्मचारियों को क्या करेंगे, व्यवस्था करेंगे, जिससे हमारे लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। यानी स्टाफ संपूर्ण कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति, संपूर्ण कर्मचारी वर्ग की क्या करना, नियुक्ति करना, प्रशिक्षण देना और उनके कार्य करने के लिए अनुकूल दशाओं का निर्धारण करना, यानी निर्माण करना। कर्मचारियों की भर्ती करना, उनको प्रशिक्षण देना और कार्य करने के लिए अनुकूल दशाओं का क्या करना, निर्माण करना। कि भाई जिस तरीके से कर्मचारी जो लोग हैं संगठन के तहत रह करके और कार्य को सही तरीके से कर सकें, जो हमने रूपरेखा तैयार की है उस कार्य को उसी तरीके से कर सके जिससे किसी भी तरीके से कार्य करने में क्या नहीं है, अड़चन नहीं है। और उस कार्य को करने के लिए एक ऐसे तरीके का माहौल बनाना, यानी अनुकूल करना, इस तरीके का माहौल बनाना, निर्माण करना, अनुकूल दशाओं का क्या करना, निर्माण करना, जिससे हमारे लक्ष्यों को क्या किया जा सके, प्राप्त किया जा सके। इसलिए किसी भी संगठन के लिए कार्य को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है, कर्मचारियों की व्यवस्था की जाती है। और उन कर्मचारियों की व्यवस्था करने के लिए हमें क्या देना पड़ता है, प्रशिक्षण भी देना पड़ता है, कार्य करने के लिए एक ऐसे माहौल भी देना पड़ता है जिससे हमारे कार्य को क्या हो सके, पूरा हो सके। फिर अगला आता है डायरेक्शन, यानी निर्देश करना, क्या करना, निर्देशित करना। भाई डायरेक्शन तो करना जरूरी है कि भाई कर्मचारी किस तरीके से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, उन्हें दिशा निर्देश देंगे जिससे वो कार्य को अच्छी तरीके से और अच्छे से अच्छे तरीके से कर सके। इसीलिए किसकी जरूरत पड़ती है, निर्देश। जो निर्णायकों द्वारा, जो उच्च स्तर पर जो निर्णायक बैठे हुए निर्णायकों द्वारा कर्मचारियों के कार्यों के संबंध में जो निर्णय लिए जाते हैं, है कि नहीं, वे निर्णय सामान्य आदेशों के रूप में शामिल करके और प्रशासकीय कर्मचारियों तक पहुंचाए जाते हैं। यानी जो निर्णायक मंडलों के द्वारा या निर्णायकों के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं उन कर्मचारियों को, यानी शासन करने वाले कर्मचारियों का उस आदेशों को पहुंचाना या उनको निर्णय करना या उन निर्णयों को उन लोगों तक क्या करना होता है, पहुंचाना करना होता है। इसी तरीके से ये कर्मचारियों का क्या होते हैं, पहुंचाए जाते हैं। तो इसीलिए किसकी जरूरत पड़ती है, डायरेक्ट यानी निर्देश करने की पड़ती है। जैसे तुम देखो कुछ स्तर पर अधिकारी बैठे हुए हैं जो संगठन में, जिन्होंने कार्य करने के लिए जो निर्णय लिया है उन निर्णयों को पहुंचाने के लिए, किन तक पहुंचाने के लिए, कर्मचारी तक पहुंचाने के लिए जो निर्देश दिए जाते हैं निर्णयों को लागू करने के लिए, इसलिए निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है और इसको बोलते हैं डायरेक्टिंग। इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टिंग बोलते हैं। अगला कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन होता है समन्वय करना, तालमेल बैठाना, एक उस तरीके से किसी भी तरीके से कार्य में व्यवधान नहीं जाए, इसलिए आपस में कर्मचारियों में, संगठन के सदस्यों में मेल तालमेल बैठा करके और कार्य करने के लिए क्या करना पड़ता है, समन्वय करना पड़ता है, यानी कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। कार्य के विभिन्न भागों को आपस में संबंधित करना और उनमें समन्वय स्थापित करना क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन। और अगला जो हो जाता है आर, और आर का मतलब होता
रिपोर्टिंग। आर का मतलब क्या होता है? रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग देना, रपट देना। रिपोर्टिंग का क्या होता है? रपट देना। अब आगे जैसे देखिए रपट कैसे दिया जाता है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ तथा निम्न कर्मचारियों के कार्यों के संबंध में निरीक्षण अधिकारियों को सूचित रखना है। इसका उद्देश्य निरीक्षण के लिए अभिलेख तैयार करना भी होता है, डाटा भी तैयार करना होता है। इसका मतलब है इसका उद्देश्य वरिष्ठ तथा निम्न कर्मचारियों के कार्यों के संबंध में निरीक्षण यानी देख रेख, निरीक्षण अधिकारियों को सूचित रखना। इसका उद्देश्य निरीक्षण के लिए अभिलेख तैयार करना भी होता है। यानी जो कर्मचारी जो वरिष्ठ कर्मचारी और निम्न कर्मचारियों के बीच में जो कार्य किया जाता है उस कार्य करने के लिए एक निरीक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, जिससे भाई निरीक्षण करने को अधिकारी आता है, उच्च अधिकारी आते हैं, उनके लिए क्या होता है? एक अभिलेख तैयार करना पड़ता है, जो कार्य किया गया उसका ब्यौरा रिपोर्ट तैयार करना होता है। इसी तरीके से इसको क्या होता है? रिपोर्टिंग, रपट देना। और सातवां होता है बजटिंग। बजटिंग का मतलब होता है बजट तैयार करना। तो आपको ये पता है बिना पैसे के कार्य होता है, इसलिए कोई भी कार्य करने के लिए कितने बजट की क्या होती है? आवश्यकता होती है, और उस बजट के अनुरूप कार्यों को करना पड़ता है। इसलिए बजट, इसके अंतर्गत हम वित्त व्यवस्था का संक्षिप्त अध्ययन करते हैं और विशेष रूप से इसका अध्ययन बजट तैयार करने से, और इसका जो अध्ययन होता है उससे बजट तैयार करने से होता है। बजट तो इसी तरीके से वो जो ये जो बढ़ते हैं वो 7 शब्द हो गए। ई फॉर प्लानिंग, O for organizing, S for staffing, D for directing, C for coordination, R for reporting और D for budgeting। इसी तरीके से जो हमारा जो तीसरे दृष्टिकोण है वो कौन सा है? पोस्ट कोड। और ज्यादातर विद्वानों ने इसी पोस्ट कोड को क्या दिया है? महत्व दिया। इसको महत्व दिया है, पोस्ट कोड को दिया है। और जो हमारा चौथा जो पॉइंट पड़ता है, जो चौथा जो दृष्टिकोण है वो है जन कल्याणकारी या लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। वो कौन सा है? लोक कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। ये इस दृष्टिकोण के अंतर्गत क्या होता है? ये चौथा दृष्टिकोण है। और इस दृष्टिकोण के अंतर्गत क्या होता है? देखिए, लोक प्रशासन के क्षेत्र में संबंधित इस दृष्टिकोण लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण के नाम से भी जाना जाता है। इसे आदर्शवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। इसे लोक कल्याणकारी या जन कल्याणकारी या इसे हम आदर्शवादी दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। इस के समर्थन में राज्य और लोक प्रशासन में अधिक अंतर नहीं मानते हैं। इसके जो समर्थक हैं वो राज्य और लोक प्रशासन में अधिक अंतर नहीं मानते। उनके अनुसार वर्तमान समय में जो राज्य है वो लोक कल्याणकारी, उनके अनुसार वर्तमान में जो राज्य है, जो राज्य क्या है? लोक कल्याणकारी, और लोक प्रशासन भी लोक कल्याणकारी। राज्य क्या है? लोक कल्याणकारी है, और प्रशासन भी क्या है? लोक कल्याणकारी। दोनों का लक्ष्य एक ही है, राज्य का भी और लोक प्रशासन का लक्ष्य क्या है? एक ही है, और एक ही जनहित अथवा जनता को हर प्रकार से सुखी बनाना। राज्य का और लोक प्रशासन दोनों का लक्ष्य क्या है? एक ही, और इनका लक्ष्य क्या है? यानी जनहित अथवा जनता को हर प्रकार से क्या बनाना? सुखी बनाना, यानी जनता की समस्या को समाधान करना और अधिक से अधिक लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराना। तभी जब लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं देंगे, लोगों को किसी भी तरीके की समस्या नहीं होगी, तो वो क्या कहलाता है? जनहितकारी कहता है, लोक कल्याणकारी कहलाता है, और सुखी बनाना। इसी दृष्टिकोण के समर्थक कहते हैं आज लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र ही नहीं है। आज का जो लोक प्रशासन है वो सभ्य जीवन का ही क्या नहीं है? रक्षक मात्र नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन का भी क्या है? साधन है। सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय का भी क्या है? साधन है। इससे स्पष्ट होता है कि लोक प्रशासन से जनता के हित में किए जाने वाले सभी कार्यों तक फैला हुआ होता है। इससे स्पष्ट हो जाता है, देखो लोक कल्याणकारी जो दृष्टिकोण है वो अच्छा दृष्टिकोण, क्योंकि इसमें होता है जनता को सुखी बनाना हर प्रकार से, चाहे वो राज्य हो चाहे लोक प्रशासन हो। ये जो दोनों का जो उद्देश्य होता है और वो एक होता है लोक हित में कार्य करना।
अर्थात जनता को सुखी बनाना। और आज का जो युग है वो किस तरीके से लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्राप्त कर सके, सुख प्राप्त कर सके। इसीलिए सामाजिक ये राज्य का या लोक प्रशासन का ये उद्देश्य नहीं कि लोगों को सफल बनाना। लोगों को सफल बनाने के साथ साथ लोक प्रशासन का जो उद्देश्य होता है वो होता है सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय दिलाना, जिससे जनता को किसी भी तरह का कोई भी क्या नहीं है, समस्या नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं इसी तरीके से लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है वो 4 दृष्टिकोण, लोक प्रशासन के क्षेत्र को कितने भागों में बांटा है, 4 दृष्टिकोणों में। और फिर दोबारा बताओ, व्यापक दृष्टिकोण, संकुचित दृष्टिकोण, पोस्ट कोर, और जो चौथा है वो है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। चौथा कौन सा है, लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। इसी तरीके से ये हो जाता है लोक प्रशासन का क्षेत्र, लोक प्रशासन का हो जाता है क्षेत्र। तो देखो इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसमें देखो 2 नंबर के भी पूछे जाते हैं, 4-5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब 20 नंबर का जो प्रश्न पूछा जाता है वो इस तरीके से कि लोक प्रशासन का अर्थ परिभाषा देते हुए लोक प्रशासन के क्षेत्र का विवरण या वर्णन कीजिए। लोक प्रशासन के क्षेत्र का क्या कर दीजिए, वर्णन कीजिए। तो इसमें अपन को पूरे उसको लिखना है, उसका अर्थ को भी लिखना है, उसकी परिभाषाएं लिखनी है और उसके व्यापक दृष्टिकोण, संकुचित दृष्टिकोण, पोस्ट कोर और लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण का विस्तार से अपन को क्या करना, वर्णन करना। तो इसी तरीके से ये बन जाता है अपना बड़ा प्रश्न। अब इसमें से केवल क्या होता है कि 2 तरीके से और छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो पूछी जाती है परिभाषा कि ये परिभाषा किस विद्वान के अनुसार दी गई, या व्यापक दृष्टिकोण के समर्थक विद्वानों के नाम बताइए। तो जैसे अपन व्यापक दृष्टिकोण के जो समर्थक विद्वानों के नाम बताते हैं उनमें आता है साइमन, विलोवी और एल.डी. वाइटर। इसी तरीके से संकुचित दृष्टिकोण के समर्थक बताइए तो साइमन और लूथर को लेकर सबसे ऊपर नाम आता है। इसी तरीके से जो ये बताया जाता है कि जो ये पोस्ट कोर है इसके समर्थक कौन है, तो पोस्ट कोर में जो सबसे ऊपर नाम आता है वो आता है लूथर को लेकर। वैसे इसके जो समर्थक हैं हेनरी ड्यूल्वी और उर्बी। इसके समर्थक कौन है, उर्बी और हेनरी ड्यूल्वी। परंतु जो सबसे ज्यादा जो समर्थक माना जाता है जिसको सटीक मानते हुए है लूथर को लेकर। और इसी तरीके से ये प्रश्न आता है। फिर आगे इसी तरीके से अब 5 नंबर का जो प्रश्न बन जाता है वो इस तरीके से होता है कि पोस्ट कोर से क्या अभिप्राय है, पोस्ट कोर से क्या अभिप्राय है। तो इसमें अपन को ये 7 बिंदुओं को क्या करना पड़ता है, पूरे तरीके से समझाना पड़ता है। जैसे कि वो प्लानिंग यानी योजना बनाना, तो योजना को भी परिभाषित करना होता है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है तो संगठन बनाना, तो इसको भी पूरा करना होता है। इसी तरीके से प्रश्न बन जाता है। फिर हम आपको अगली जो वीडियो में मिलेंगे उसमें आपको हम बताएंगे लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन, है कि नहीं, लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन कि भाई लोक प्रशासन क्या होता है और निजी प्रशासन क्या होता है। तो इन दोनों में जो हम बताएंगे, पहले तो हम चर्चा करेंगे समानता, पहले तो हम चर्चा किस पर करेंगे, समानता, यानी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन समान का विवेचन। दूसरा जो उसमें टॉपिक बनता है वो ये बनता है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में असमानता। थैंक यू, धन्यवाद।